हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल। और लॉकडाउन की वजह से मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो आई होप आप लोगों को इसमें भी उतनी ही बेहतर तरीके से मैं चीज़ें समझा पाऊँगा। ठीक है। और आई होप आपको चीज़ें एनवायरनमेंट में क्लियर हो रही होंगी। राइट। तो चलो, अब आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा तीसरा पार्ट है जो कि है बायोडाइवर्सिटी। ऑलराइट। तो अगर आप इमेज देख सकते हो तो बायोडाइवर्सिटी में आपकी सारी चीज़ें कवर होती हैं। एक इकोसिस्टम, ठीक है, उसमें रहने वाले जीव जंतु, आपके पेड़ पौधे, सारी चीजें मिलके एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म करती हैं। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देख लेते हैं क्या क्या सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स क्या हैं उनको हम बात करेंगे। राइट। फिर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। फिर उसमें हम देखेंगे इंडिया में प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज हमारे भारत में पाए जाते हैं, और उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या हम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी, और साथ ही साथ जो साल पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हुए हैं उनको मैं इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है। ताकि आपका स्टैटिक के साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी क्लियर होता रहे। ऑलराइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें मेंशन किया गया है, और ये कोई नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। ठीक है। इसको रियो समिट भी बोला जाता है। राइट। और ये सारी चीज़ों को भी हम आगे बात करेंगे जब हम जितने भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड बड़े बड़े लैंडमार्क इवेंट्स हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन बताई गई है बायोडाइवर्सिटी की, जो वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, हर टाइप के सोर्सेस से मिला लें तो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो मतलब लैंड रिलेटेड, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन रिलेटेड, चाहे वो अदर एक्वेटिक सिस्टम हो। राइट। और जितने भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो वेराइटी है, जो वेरिएबिलिटी है, उसी चीज को हम बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज ऑल्सो, बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ इकोसिस्टम। मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर, जैसे टाइगर है, टाइगर की अलग अलग प्रजातियां हैं। कहीं पे साइबेरियन टाइगर है, कहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर है, कहीं पे आपका लेट्स से मलायन टाइगर है। तो एक ही स्पीशीज के बीच में कितनी वेराइटीज हैं, कितनी डाइवर्सिटीज हैं, पहली चीज वो हो गई। साथ ही साथ अलग अलग स्पीशीज में क्या वेरिएबिलिटी है, जैसे कोई टाइगर की स्पीशी हो गई, कोई एलिफेंट की स्पीशी हो गई, तो इंटर स्पीशी वेरिएशन। और साथ ही साथ अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में जो वेरिएशन या डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंड वाला इकोसिस्टम हो, चाहे वो मरीन वाला इकोसिस्टम हो, इन सारी डाइवर्सिटीज को कंपास करता है आपका जो टर्म होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो कितने तरह के वेरिएशंस हैं आपस में, अलग अलग स्पीशीज में और अलग अलग इकोसिस्टम में, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और अगर मैं इंडिया की बस बात करूं, आपको पता ही है कि इंडिया तो इतना ज़्यादा बायोडाइवर्स है। हमारे यहाँ हिमालयन से नॉर्थ में तीन साइड से हम ओशन से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ हर टाइप का सीज़न भी होता है, समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, मानसून होता है।
ऑलराइट। तो हमारे जो इंडिया है एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज में जो वेरिएशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम आगे बात भी करेंगे इसके बारे में, राइट। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली आपका 3 लेवल पे एग्जिस्ट करती है। एक होती है आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ओके। ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर ही, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर की जो डाइवर्सिटीज हैं, सिंगल स्पीशी कोई है लेट्स से 1, इसी के अंदर कितने टाइप के डाइवर्सिटी है उससे ये कंसर्न करती है। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पीशी, क्लियर। और ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है यही अलाउ करती है स्पीशीज को अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए, क्लियर। इस वजह से, इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही कुछ आपकी स्पीशीज हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी सरवाइव कर जाते हैं, क्लियर। तो ये होता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब इट रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। कितने वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर रहते हैं, ओके। जैसे आपको मैं बताऊं, इसको अगर सिंपल डेफिनेशन में हम बोलें, इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ organisms across all species। मतलब लेट्स से एक कोई एरिया है, यहाँ पे स्पीशी 1 भी है, स्पीशी 2 भी है, स्पीशी 3 है, 4 है, 5। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा रेशियो ऑफ वन स्पीशी का पॉपुलेशन। लेट्स से हम स्पीशीज 1 की बात करते हैं, इसमें कितने पॉपुलेशन है इसका, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन स्पीशी 1 का डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4 और 5 का मिला लें, तो इसी चीज को बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्लियर। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो एक पर्टिकुलर एरिया में लेट्स से शेर भी रह रहे हैं, हिरण भी रह रहे हैं, हाथी भी रह रहे हैं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी कि टोटल नंबर टाइगर का अगर मैं बात करूं डिवाइडेड बाई हिरण का, एलिफेंट का और टाइगर की टोटल पॉपुलेशन, तो उसको हम बोल देंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्लियर। तो ये चीज़ है। तीसरा होता है आपका इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो अगर आप देख रहे हो हम एक हायरार्की में जा रहे हैं। पहले हम एक सिंगल स्पीशीज के अंदर की डाइवर्सिटी की बात की जिसको हम बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हम अलग अलग स्पीशीज के आपस के बीच की डाइवर्सिटी की बात की जिसको हम बोल दिए स्पीशीज डाइवर्सिटी। और अब ये जितने भी अलग अलग स्पीशीज हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक रीजन में रह रहा होगा, कोई दूसरे रीजन में रह रहा होगा, कोई तीसरे इकोसिस्टम में रह रहा होगा, तो ये इनके बीच में भी तो वेरिएशन होगा। 1, 2, 3 ये तीनों अलग अलग इकोसिस्टम है, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ऑलराइट। तो इट रिफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। कितने अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और एक हैबिटेट क्या होता है? एक हैबिटेट जहाँ पे एक जानवर रहता है, तो वो जो जानवर रहता है उस पर्टिकुलर एरिया में उसका एक कोई क्लाइमेट होगा,
उस पर्टिकुलर हैबिटेट का कुछ वेजिटेशन होगा डिफरेंट टाइप का, कुछ वहाँ की पर्टिकुलर ज्योग्राफी होगी, और यही 3-4 क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से डाइवर्स हो जाता है। ऑलराइट, ये होती है आपकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कैसे करेंगे? तो पहला क्राइटेरिया आता है उसमें। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी मेजर करना क्यों जरूरी है? जब तक आप कोई चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि यार कितने टाइगर स्पीशीज़ है, कितनी एनिमल एलिफेंट स्पीशी है, कितनी स्नेक की स्पीशीज़ है, तो आप बता कैसे सकते हो कि यार ये एरिया बहुत ही बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत रिच है? उसको कुछ नापना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता सकते हो कि ये बहुत रिच है, ये पुअर रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे कम बायोडाइवर्सिटी है। आप मेजर कर पाओगे तभी तो बता पाओगे। तो अब मेजर कैसे करोगे? आप मेजर करोगे इन फैक्टर्स की वजह से, स्पीशीज रिचनेस। ऑलराइट, इसको इसका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, स्पीशीज रिचनेस होती है बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर कितनी टाइप की स्पीशीज होती हैं, उसको बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है आपका अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है? ये बताता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक ही इकोसिस्टम के अंदर कितनी टाइप की डाइवर्सिटीज है। ऑलराइट, मतलब इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी टाइप की, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, रहती हैं इस हैबिटेट वन के अंदर या इस इकोसिस्टम वन के अंदर, उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, मतलब सबसे बड़ी वाली डाइवर्सिटी। याद आ रहा है, अभी हमने बात की थी जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कितना अलग है, कितने अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं, उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोल रहे थे। उसी एक किसी इकोसिस्टम के अंदर कितनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज रहती हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, फिर आपकी होती है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। मतलब इकोसिस्टम वन है और इकोसिस्टम टू है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना स्पीशीज का वेरिएशन है, इनके बीच का कंपैरिजन, इसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और फिर तीसरा आता है आपका गामा डाइवर्सिटी। देखो, आपको ये पूरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए बस कि स्पीशीज रिचनेस क्या होता है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये गामा डाइवर्सिटी होती है बेसिकली ओवरऑल डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम इन अ रीजन। लेट्स से कोई बहुत बड़ा रीजन है, लेट्स से एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें अलग अलग आपके इकोसिस्टम हो सकते हैं। चाइना एक इकोसिस्टम हो गया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट इकोसिस्टम हो गया। तो उसमें जो ओवरऑल डाइवर्सिटी होगी किसी भी रीजन की, उसको हम गामा डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी देख रहे हैं एक हायरार्की के तौर पे चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी हायरार्की गामा डाइवर्सिटी, फिर बीटा, फिर अल्फा छोटी। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पीशीज रिचनेस, जो कि बताता है कि कितना बायोडाइवर्स रीजन है। दूसरा क्राइटेरिया है आपका स्पीशीज की इवननेस। ये बताती है बेसिकली इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज, मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज एट अ गिवन साइट। एक पर्टिकुलर साइट में कितना
प्रपोर्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, वो उसको बताता है उसकी स्पीशीज की इवननेस। ओके, अगर किसी एरिया में लो इवननेस है, लो इवननेस मतलब यहाँ पे कुछ ही फ्यू स्पीशीज हैं जो डोमिनेट कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से स्पीशी 1 है, स्पीशी 2 है, स्पीशीज 3 है, ठीक है। स्पीशीज 1 के लेट्स से 1000 यहाँ पे आपके, लेट्स से स्पीशी 1 टाइगर हो गई, स्पीशीज 2 एलिफेंट हो गई, और स्पीशीज 3 हो गई डियर। लेट्स से 1000 टाइगर हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, राइट। 1000 एलिफेंट हैं और 1000 डियर है, तो ये हाई इवननेस होगा, हाई इवननेस होगी स्पीशीज। यहीं पे अगर दूसरा मैं केस लूँ, यहाँ पे 5 टाइगर हैं, 1 एलिफेंट है और 500 हिरण है, तो ये होगा लो इवननेस। यहाँ पे मतलब एक ही पर्टिकुलर स्पीशी डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पीशीज इवननेस, राइट। इन बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, देखो बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी पढ़ने का कोई रीज़न होगा ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो बायोडाइवर्सिटी भी आपकी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, पोल्यूशन को ब्रेक डाउन करना, ये सब फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। एक तो इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दूसरा क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? बायोलॉजिकल सर्विस दे रही है, बायोलॉजिकल सर्विसेज दे रही है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया स्पीशीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये केवल एनिमल स्पीशीज़ नहीं है, इसमें प्लांट स्पीशीज़ भी आती हैं। बट जनरली एनिमल्स के नाम पे एग्जाम्पल देने में थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होती है। अगर मैं इसमें आपको कोई पेड़ का साइंटिफिक नेम दे दूंगा, तो उसमें आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक। इसलिए एनिमल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इस पर प्लांट एनिमल सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। चलिए, तो बायोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है आपकी, जैसे आपका फूड सर्विस प्रोवाइड करना हो गया, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्स, जितना बायोडाइवर्स रीजन रहेगा उतनी ज़्यादा, जितनी वेराइटी ऑफ सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, ठीक है। प्लस सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कैसे सोशल सर्विस? कैसे भाई, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया जाता है तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिक्रिएशन पर्पज से आप लोग नेशनल पार्क घूमने जाते हैं, शेर देखने जाते हैं, ठीक है, जंगलों में, तो वो रिक्रिएशन पर्पज भी सॉल्व कर देती है। प्लस कल्चरल वैल्यूज़ भी अटैच रहते हैं। अब कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो पेड़ पौधों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं, ठीक है। उनका वो एक सोशल एस्पेक्ट है उनके लाइफस्टाइल का, राइट। तो ये इस वजह से बायोडाइवर्सिटी को की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। केवल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, ये आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसीलिए इनको कंजर्व करने की बात की जाती है। और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, यही इस पूरे यूनिट का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडिया में उनका लोकेशन, खासकर ये सारी चीज़ें बात करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, राइट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो आप बताएं, आप खुद सोचें क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ इसके नेचुरल कॉजेज होंगे, कुछ इसके मैनमेड कॉजेज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सब इंसान भी नहीं करता, कुछ नेचर भी करती है, ओके। सो नेचर कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लड। भाई असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, पेड़ पौधे जानवर मरते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स, ठीक है, लैंडस्लाइड,
ये सारी चीज़ें आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं। फिर आपका है मैनमेड कॉजेस, जिसमें आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये इंसानों ने क्या किया है देख रहे हो, जैसे जंगल काट दिए पीछे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने बात की कि कुछ ह्यूमन मेड हो सकते हैं और कुछ आपके नेचुरल थे। तो ह्यूमन मेड में आपके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। भाई अब क्या हो रहा है जंगलों में, आपको जैसे खासकर अगर आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की मैं अगर बात करूं बस, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की बस बात की जाए, तो ये जो आपका उड़ीसा झारखंड और ये वाला बेल्ट है पूरा, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन है। और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने आके यहाँ पे जंगलों को काटा है। और क्योंकि यहाँ पे ना मिनरल रिच रीजन है, ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, जैसे आपने अगर ज्योग्राफी भी पढ़ी है तो वहाँ पे आपने छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच है। भाई मिनरल्स हैं तो आपकी इंडस्ट्रीज जाके बसेंगी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लांटेशन वगैरह को काटा गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है यहाँ पे जीव जंतु रह रहे होंगे, पेड़ थे अलग अलग टाइप के, तो कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं वजह से, और फिर आपके अदर कॉजेज और भी आते हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पोल्यूशन से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। एग्रीकल्चर, खेती भी बढ़ी, भाई खेती ज़मीन पे ही होगी, ज़मीन लिमिटेड है तो जंगलों को काटा जा रहा है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। और इन्हीं वजहों से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। और उसी के लिए हमने अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, तो मैं अगले सेशन में करवाऊंगा, अगले पार्ट में, कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स का फॉर्मेशन किया हमने, जिसमें आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इनको हम इन डिटेल बात करेंगे पार्ट 2 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे IUCN की रेड डेटा बुक के बारे में। ठीक है, तो देखो ये IUCN की रेड डेटा बुक है क्या। ये बेसिकली अलग अलग टाइप के जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके थ्रेट को बताती है कि कितने ज्यादा वो लोग थ्रेट में है। राइट, ठीक है, तो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि भाई ये ज़्यादा एंडेंजर्ड है, ये कम एंडेंजर्ड है। तो वो एक बेसिकली पूरा बुक है अलग अलग उनके ऊपर। तो कुछ मैमल्स की हो सकती है, जैसे ये देखो, थ्रेटेंड प्राइमेट्स ऑफ अफ्रीका, IUCN रेड डेटा बुक। ऐसी ही अलग अलग उसकी होती है। कुछ आपकी बुक्स आएंगी जो कि आपके कॉन्टिनेंट वाइज हो सकती हैं, कुछ ओवरऑल बता सकती हैं कि इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ में भी बता देंगे कि भाई मैमल्स कौन से एंडेंजर्ड है, बर्ड्स कौन से एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इस टाइप की बुक होती है। तो देखो बुक से भी हमें, बुक में नहीं जाना है, पर हमें जानना है कि IUCN ने क्या क्या बेसिस का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। राइट, तो ये देखो, ये है क्लासिफिकेशन। तो जो सबसे, अगर मैं बुरी स्थिति बताऊं वहां से अगर हम स्टार्ट करें, तो लेट्स से अगर हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट, एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट वाली, उसमें भी कुछ कुछ सब डिवीजन है, जैसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, रीजनली एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ, आपको जो ध्यान देना है, एक्सटिंक्ट है पहला, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है ये अर्थ से गायब हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं डायनासोर्स, या पहले एक बर्ड हुआ करती थी डोडो, राइट, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब जंगलों में मिलते ही नहीं है। राइट, वो डोमेस्टिकेशन अगर किया होगा तो कहीं डोमेस्टिक किसी का मिल सकते हैं, बट वाइल्ड लाइफ से, जंगलों से गायब हो चुकी है। रीजनली एक्सटिंक्ट जो उसका दूसरा सब डिवीजन है। रीजनली एक्सटिंक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन से कोई स्पीशीज गायब हो चुकी है। जैसे
एशियाटिक चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट है। वो अभी भी मिलता है ईरान वगैरह में, अभी भी मिलता है, लेकिन इंडिया से, इंडिया वाले रीजन से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ओके, तो ये होती है पहली कैटेगरी एक्सटिंक्ट, सबसे सीवियर। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं, आपका आता है थ्रेटेंड कैटेगरी। थ्रेटेंड कैटेगरी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये आप देख सकते हो। पहला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड और फिर वल्नरेबल। मैक्सिमम कंजर्वेशन इसी पे फोकस किया जाता है इस कैटेगरी में, थ्रेटेंड कैटेगरी। मतलब ये ऐसी कैटेगरीज है जिनमें एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ा है, ज़्यादा है। जैसे इंडिया के केस में घड़ियाल एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशी है, राइनोसोरस वल्नरेबल स्पीशी है। तो ये थ्रेट के कैटेगरी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा कम थ्रेट वल्नरेबल को होगा, उससे ज़्यादा थ्रेट एंडेंजर्ड, उससे और ज़्यादा थ्रेट आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, फिर आपके थोड़े लोअर डिग्री के थ्रेट्स होते हैं, तो इनको नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न में आ जाता है। एक ये कैटेगरी भी है। और फिर आपके हैं डेटा डेफिशिएंट या नॉट एप्लीकेबल और नॉट इवेल्युएटेड। ये मतलब इनमें मतलब कुछ ज़्यादा हम पे इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन 3 कैटेगरीज पे खासकर ध्यान देना है। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज पे आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये हमारी हमने बात की थी IUCN के कैटेगरीज की, जो कि वल्नरेबल, जो आपको फोकस किस पे करना है, खासकर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल पे। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आप पे एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानवर हैं और प्लांट्स हैं, तो आप सबको याद तो कर नहीं सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड वालों को ध्यान रखो। ये मुश्किल से 20-25 स्पीशीज़ हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और उनको ध्यान रखना है जो करंट अफेयर्स में फ्रीक्वेंटली आ रही हैं, जिसको मैं अभी आपको आगे भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की। देखो, आपको पता है जैसे कि जो इंडिया एज अ नेशन है बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स रिच है। इसका रीज़न क्या है? अगर मैं इंडिया को ऐसे रफ सा बनाऊं, ठीक, तो हमारे यहाँ पे हैं हिमालयास, राइट। यहाँ पे हमारा ओशन से घिरा हुआ है, ओशन, ओशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट है, यहाँ पे हमारे पास अगेन माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पे रिवर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत ही लश एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो सारी चीज़ें हैं इंडिया में। ठीक, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट है हमारे यहाँ, डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होंगी, और इस वजह से डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, और अगर हम स्पीशीज रिचनेस की बात करें, स्पीशीज रिचनेस, उस बेसिस पे इंडिया आपका 7th आता है रैंक में। मैमल्स को अगर हम टारगेट करें तो 7th नंबर पे है। बर्ड्स हम टारगेट करें तो हम 9th, वर्ल्ड में 9th नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये है। रेप्टाइल्स को अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स के मामले में हम 5th नंबर पे आते हैं। खूब सारे सांप, मगरमच्छ सब मिलते हैं हमारे यहाँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं तो इंडिया शेयर्स ऑफ क्रॉप इज 44%। ठीक है, और वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 11% है। तो हम एग्रीकल्चरली भी बहुत ही ज़्यादा रिच है। हमारा इंडिया का लगभग 23.39%, जो कि कभी 24% भी बोल देता है, कोई कोई 23.5 बोल देता है, इतना एरिया हमारा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। फिर पूरी दुनिया में लगभग 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है,
इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो इंडिया में इनमें से दो पाए जाते हैं। एक है आपका ईस्टर्न हिमालयास और दूसरा है आपका वेस्टर्न घाट्स। ये वाले रीजन्स, ये दो रीजन आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। ठीक है, तो इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इंडिया अगर मैं बात करूं तो इंडिया रिप्रेजेंट्स हमारे यहाँ दो रेल्म्स, टू रेल्म्स। ठीक है, रेल्म क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली। दो बायोडाइवर्सिटी के रेल्म हैं, पांच बायोडाइवर्सिटी रिच 5 बायोम्स हैं। बायोम्स याद आ रहा है आपको, मैंने कराया था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो वो करके पांच हमारे यहाँ बायोम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। 10 हमारे बायोजियोग्राफिक जोन है और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है। ओके, तो एक एक करके आपको बताता हूं कि ये सब चीजें होती क्या है। तो अगर मैं पहली बात करूं बायोजियोग्राफिकल रेल्म के बारे में, ठीक है, तो बायोजियोग्राफिकल रेल्म होता क्या है। तो ये ऐसे लार्ज, दीज आर लार्ज स्पेशियल रीजन्स, ठीक है, विद इन विच इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। मतलब ये एक ऐसे बड़े रीजन्स हैं जिसके अंदर इकोसिस्टम जो होता है वो सिमिलर टाइप के बायोटिक कंपोनेंट्स को रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मैप देख पा रहे हो, मैप में हमारे यहाँ लगभग, जैसे ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका ब्लूइश ग्रे कलर में है, इसको हम बोलते हैं निया आर्कटिक रेल्म। इस रेल्म के अंदर ये पूरा एरिया आ रहा है आपका। मतलब इस पूरे एरिया में सिमिलर टाइप की स्पीशीज होंगी, है कि नहीं, सिमिलर टाइप का बायोटा होगा, राइट। तो ये एक रेल्म है। सिमिलरली साउथ अमेरिका अगर आप देखो, ये बोलते हैं नियो ट्रॉपिकल रेल्म। इस रीजन में सिमिलर टाइप के स्पीशीज होंगे, स्पीशीज अलग अलग भी होंगे बट एक सिमिलैरिटी होगी हर एरिया में। जिस टाइप के ब्राज़ील में मिल रहा है उस टाइप के आपको लेट्स से वेनेजुला में कुछ कुछ मिल जाएंगे, राइट। तो ये है। तो देखो ये टोटल देख, निया आर्कटिक रेल्म हो गया, एक आपका नियो ट्रॉपिकल रेल्म हो गया, एक आपका इथोपियन रेल्म हो गया, ये अफ्रीका का नीचे वाला पोर्शन। तो ऐसे करके इंडिया, इंडिया में दो टाइप के रेल्म आते हैं। एक तो आता है पेलिया आर्कटिक, ये जो एशिया का जो रेल्म है, ये हिमालय जो ऊपर वाला हिमालयाज है, ये आपका निया आर्कटिक रेल्म का, पेलिया आर्कटिक रेल्म का एरिया आ जाता है। ठीक है, पेलिया आर्कटिक। और इसके जो ईस्टर्न पार्ट है, अगर ये देख रहे हो, ये ओरिएंटल रेल्म का पार्ट है, थोड़ा इंडो मलायन वाला जो एरिया है। ठीक है, तो दोनों की सिमिलैरिटी इंडिया में मिल जाती है। हिमालयाज वाला आपका पेलिया आर्कटिक के साथ शेयर करता है, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ये आपका इंडो मलायन साइड शेयर करता है। ओरिएंटल का एक पार्ट है और इंडो मलायन, तो उससे वो शेयर करता है, खासकर आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो ये दो बायोजियोग्राफिकल रेल्म इंडिया में पाए जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए। तो ऐसे करीबन 8 टोटल रेल्म है वर्ल्ड में। निया आर्टिक, पेलिया आर्टिक हो गया, एफ्रो ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है, इंडो मलायन रेल्म हो गया, जो ओरिएंटल के 3 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, एक इंडो मलायन रेल्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे इंडिया में 5 बायो आपके जो बायोम्स थे, ये वाला। तो हमने जैसे ये देख ली, दो ट्रॉपिकल, दो रेल्म हमने देख ली। पहला देखा हमने कौन सा, पेलिया आर्टिक, और दूसरा हमने देखा इंडो मलायन, राइट।
सिमिलरली हमारे यहाँ 5 बायोम्स हैं, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, फिर हमारे के माउंटेनियस फॉरेस्ट, ठीक है, और फिर कुछ हमारे ग्रासलैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया ही था टेरेस्ट्रियल बायोम में। अब हम बात करेंगे 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अलग अलग कलर से मेंशन किया गया है। पहला है आपका हिमालयन, ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन, जो कि आपका कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, लाहौल स्पीति वाला एरिया। ठीक है, वहाँ पे आपके ये देख रहे हो इस टाइप की शीप्स मिलती हैं। हंगल, हंगल जो एक टाइप का डियर है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, वो पाई जाती है। राइट, फिर आपके ईस्टर्न हिमालय, फिर आपका हिमालयन रेल्म हो गया नंबर 2, यहाँ भी देखो हिमालयन रेल्म है। ओके, फिर आपके ये सेमी एरिड हो गया तीसरा, गैंगेटिक प्लेन चौथा हो गया, डेजर्ट आपका पांचवा हो गया। तो हर टाइप के जो जोन्स होंगे वहाँ डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलेंगी। जैसे आप नॉर्दर्न प्लेन्स देख रहे होगे, गैंगेटिक प्लेन, यहाँ देखो कि घड़ियाल मिलते हैं, ये अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। डेजर्ट रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाइल्ड एस, ये सब मिलेंगे। राइट, सेमी एरिड में गुजरात में गिर में लायंस मिलते हैं आपके। ऑलराइट, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये देखो नॉर्थ ईस्ट में आपके राइनोसोरस मिल रहे हैं। फिर डेक्कन प्लेटू, ये वाला रीजन आपका पूरा, इसमें आपको देखो सारी चीज़ें मिल रहे हैं, टाइगर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, बाइसन मिल रहे हैं, एलिफेंट्स मिल रहे हैं। फिर आपके कोस्टल हो गए, कोस्टल लोकेशंस, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, और आइलैंड नेशंस, ये देखो आइलैंड नेशंस ये वाले हो गए। ये हमने ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे से किया था, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन वही चीज़ है, बायो जियोग्राफिक जोन बोल दिया गया है। राइट, तो इसमें देखो जियोग्राफिक तो आ ही रहा है, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन होगा। बायो मतलब अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी, अलग टाइप की प्लांट बायोडाइवर्सिटी, अलग टाइप की एनिमल बायोडाइवर्सिटी होगी इनमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कितने बायोडाइवर्स बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया में। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई हमारी बायोडाइवर्सिटी की बात। नाउ विल टॉक अबाउट आपके बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पाई जाती है। ओके, सो डिफरेंट टाइप की है। पहले अगर हम बात करें प्लांट बायोडाइवर्सिटी की, इंडिया में कितने टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, तो बेसिक आपको प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले में आपकी आती है ऐसे प्लांट्स जो सीड्स नहीं बनाते हैं, और दूसरा बड़ा क्लासिफिकेशन है ऐसे प्लांट जो सीड्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स नहीं बनाते हैं उसमें आपके कुछ क्या क्या आ जाएगा, जैसे एल्गी हो गया, फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, ये ऐसी चीजें। जैसे एल्गी क्या होता है, एल्गी ऐसे नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स होते हैं, नॉन डिफ्रेंशिएटेड मतलब जिनके आपके अलग से कोई स्टेम रूट्स ये सब नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, नॉन डिफ्रेंशिएटेड। ऑलराइट, और ये क्लोरोफिल रखते हैं अपने अंदर और अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इस वजह से एल्गी आपका काफ़ी अच्छा क्लाइमेट के लिए माना जाता है। ओके, तो ये नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब इनके पास कोई रूट्स नहीं होते हैं, कोई स्टेम्स नहीं है और कोई लीव्स वगैरह नहीं होती हैं। राइट, इसमें आपका एल्गी हो गया। फिर ऐसे ही आपका एक होता है फंगाई। फंगाई क्या होते हैं, ये भी ये नॉन ग्रीन होते हैं, एल्गी जैसे ग्रीन होते हैं, फंगाई आपके नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन डिफ्रेंशिएटेड ये भी होते हैं। ठीक है, और टोटल एब्सेंस रहता है इनमें क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स इनमें बिल्कुल नहीं रहती फंगाई में। ओके, तो ये हो गया आपका पहला कैटेगरी इसकी अगर हम बात करें। इसी में दूसरा कैटेगरी आता है जो कि होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जिनके रूट्स भी मिलेंगे, स्टेम्स भी मिलेंगे और लीव्स भी मिलेंगे। उसमें आपका आ जाता है फर्न्स। ओके, तो ये चीज़ है। मॉसेस में क्या होता है, कुछ मॉसेस में आपको रूट्स मिल सकते हैं, स्टेम्स भी मिल सकती हैं, बट ये आपके सीड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मॉसेस भी हो गए। एक होता है आपका लाइकन्स। लाइकेंस, लाइकेंस कुछ नहीं होते, बेसिकली एल्गी और फंगाई का मिक्स वर्जन होता है।
एल्गी प्लस फंगाई का मिक्स वर्जन होता है लाइकेंस। ठीक है, इसमें एल्गी और फंगाई आपस में मिलके रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। याद आ रहा है बायोटिक इंटरेक्शन मैंने बताया था, तो सिम्बायोटिक रिलेशन में ये आपस में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। ठीक, ये होते हैं। फिर आपके होते हैं ऐसे प्लांट जो सीड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? नेकेड सीड प्लांट। जैसे आप देख रहे हो ये पाइन कोनिफर, ये देख रहे हो इसके ट्रीज के जो सीड्स हैं ओपन है एकदम नेकेड, आप देख सकते हो ऐसे ही खुले में। तो इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं होते हैं। ओके, इसमें कोई ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, ये जो प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन वाला है ना, इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें फ्लावर ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा इसी के साथ होता है फ्लावरिंग प्लांट, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। इसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर्स या फ्रूट्स के अंदर ही रहते हैं। राइट, एग्जाम्पल आपका जितने भी नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट्स प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेजर डिविजन्स हैं प्लांट्स का जो इंडिया में पाए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं और किस टाइप के प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। नाम से क्लियर आ रहा है, इन्वेजिव मतलब अटैक कर रहे हैं, वो घुस रहे हैं जहां वो अलाउड नहीं है। एलियन मतलब बाहर के लोग। ठीक है, ऐसी प्लांट स्पीशीज जो इंडिया में नेचुरली पाई नहीं जाती है, उसको एक टर्म बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक मतलब जो नेचुरली लेट्स से इस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, वो स्पीशीज होती है एंडेमिक। अब क्या हुआ, मान के चलो एक स्पीशीज है, वो लेट्स से यहाँ कहीं इस रीजन में उगती है। ठीक है, उस स्पीशीज को ले आया गया इधर, और क्या हुआ, ये स्पीशीज स्पीशीज 2 है। ठीक है, रीजन 2 स्पीशीज 2 और ये रीजन 1 स्पीशी 1। तो जो रीजन 2 से स्पीशीज 2 को हम यहाँ पे लेके आए हैं, अब कुछ टाइम में पता चला कि यार ये पूरे इस जगह फैल गई है, ये बढ़ते बढ़ते पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर दी है। तो इसने क्या किया है, इसने इन्वेजन कर दिया है। याद आया, इसने इस एरिया में इन्वेजन कर दिया, इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया है। जैसे महमूद गजनवी इंडिया पे इन्वेड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इन्वेजन कर दिया और इसने इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या हो रहा है, ये लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट बन गया एक। इसने जो यहाँ नेचुरली चीज़ उग रही थी उसको उगने नहीं दिया, उसका एरिया कैप्चर कर लिया। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी स्पीशीज हैं, सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और देखो करंट अफेयर्स में अगर कोई भी चीज़ें इससे रिलेटेड आ रही हैं तो उनको आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज है, 1000 ऑफ स्पीशीज आपको मिल जाएंगी, सब याद नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर्स में अगर ऐसी कोई बात चल रही है उसको अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करो। कल आपने न्यूज़पेपर खोला या कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी, आपको सुनाई दिया कि XYZ एक इन्वेजिव स्पीशी है और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, नोट इट डाउन, उसको याद करना है। इससे इसी चीज़ को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, करंट और स्टैटिक को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, सब याद नहीं कर सकते आप, तो करंट अफेयर्स में जो चीज़ चल रहा है उसको अपने स्टैटिक से कनेक्ट करते हुए चलो। राइट, चलिए तो कुछ देख लेते हैं अपने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। जैसे आपके होते हैं नीडल बुश हो गया। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा आपके हो गए ब्लैक वॉटल एक इन्वेजिव स्पीशी है वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, प्रिकली पॉपी ये भी एक इन्वेजिव स्पीशी है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पाई जाती है। तो ये ऐसे करके बहुत सारी स्पीशीज हैं, मैं तो बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको क्या याद रखना है, जो करंट अफेयर्स में मेंशन। ठीक है, बाकी और कुछ याद नहीं करना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कुछ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे देख रहे हो पीछे पुदीना, तुलसी, नीम। ऑलराइट,
और भी बहुत सारे पाए जाते हैं जिनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कुंडायथा। कुंडायथा ये आपके उड़ीसा वगैरह में पाया जाता है, जो कि आर्थराइटिस को ट्रीट करता है, आर्थराइटिस। ओके, फिर आपका आता है ब्लू वांडा। ब्लू वांडा ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, इसकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। कुट, कुट या इसको कुस्था भी बोलते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में मिलता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओके, आपका सर्पगंधा, ये तो सुना ही होगा आपने, सर्पगंधा। ये आपके नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट सब जगह पाया जाता है, और ये आपका नर्वस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। राइट, इस टाइप के कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आपको बेसिक 1 2 3 नाम याद होने चाहिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद आपको ऐसे कुछ नहीं करना। अगर लेट्स से कोई करंट अफेयर्स में, इसमें भी करंट में अगर कोई चीज़ है, कोई मेडिसिनल प्लांट्स की बात हो रही, ट्राई टू रिमेंबर इट, उसके नोट्स बनाओ। ओके, तो ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनिमल डाइवर्स। अच्छा सुनो, इससे पहले एक और चीज़ है, कुछ इंसेक्टिवॉयरस भी होते हैं अपने यहाँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव होते हैं और कुछ पैसिव होते हैं। एक्टिव मतलब जो लीफ में जानवरों को ट्रैप कर लेते हैं, मुंह ऐसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं पैसिव, मतलब जो कि अपना पिटफॉल मैकेनिज्म होता है, मतलब ऐसा करके प्लांट होगा और कोई इंसेक्ट आया, वो ना लेट्स से इसमें गिर गया, अब वो बाहर ही नहीं निकल पाता, स्टिकी सरफेस होता है, वो बाहर निकल नहीं पाता है, तो इसी में ट्रैप हो जाता है और वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। पिचर प्लांट, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। क्लियर। अब देखो प्लांट्स हैं ये अपना, इनको हम प्लांट्स बोल रहे हैं, बट ये इंसेक्ट्स खा रही हैं, ऐसा क्यों हो गया? ये तो खुद अपना प्लांट फूड बना सकती हैं, फिर ये इंसेक्ट्स क्यों खा रहे हैं? सोचने की बात है। तो रीज़न ये है कि ये प्लांट्स ऐसी जगह पाए जाते हैं जो कि आपका रेन वॉश्ड होता है। रेन वॉश्ड होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, सॉइल अच्छा नहीं होगा, सॉइल अच्छा नहीं होगा, प्लस जो एरिया होता है वो एसिडिक रीजन में ये उगते हैं, तो अगेन सॉइल की क्वालिटी पुअर है। तो इस वजह से इन्होंने अडेप्ट किया है, अडेप्ट उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है, और इस वजह से ये सब खाने लगे। तो अब देखो इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिनल यूज़ होते हैं, याद रखना। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपका सनड्यू करके एक होता है, सनड्यू। नाम मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं, 1 2 नाम याद कर सकते हो तो कर लो, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछता क्वेश्चन। इसको ना मिल्क के कर्डिंग में यूज़ होता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क के लिए ये यूज़ किया जाता है। एक होता है आपका पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट को पिचर क्यों बोलते हैं? जैसे बियर का एक पिचर होता है ना, बियर जो लोग पीते हो आप देखे होंगे, इस टाइप का पिचर होता है, इसमें बियर पी जाती है, इस टाइप का प्लांट का शेप ही होता है, ऐसे करके। ओके, तो इसलिए इसका नाम पिचर प्लांट है। ये यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका काम यूज होता है, यूरिन इन्फेक्शन। तो जो मदर नेचर हमें चीज़ें देती है ऐसे वर्थलेस चीज़ें नहीं है, उसका बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपका ह्यूमंस के लिए तो है ही बेनिफिशियल। इन चीज़ों को हमको समझना है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, उसको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे बताया है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। तो आप सबने देखा कि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन आपको वही बता रहा हूँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो पूरी लिस्ट है जानवरों की अलग अलग कैटेगरीज में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, और बहुत सारे जानवरों के नाम है, आपको सब याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जस्ट रिमेंबर दोज थिंग जो हमारे प्रोमिनेंट है, जैसे मैंने यहाँ बना दिया ना, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस,
और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स में फ्रीक्वेंटली आ रहा है न्यूज़ में, इनको आपको तैयार करना है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ जो IUCN की रेड डेटा बुक है उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज मेंशन्ड है जो हमने देखी थी। ओके, तो उस कैटेगरी बेसिस पे हम चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑलराइट, उसके बाहर जाने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? तो चलो देखते हैं, पहले बात करते हैं चलो कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, उनका लोकेशन और उनका IUCN स्टेटस। दो चीजें आपको याद रखनी, किसी भी स्पीशी की बात कर रहे हो, लोकेशन प्लस IUCN स्टेटस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, UPSC 2017 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन संगाई डियर। संगाई डियर, इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि ये एक स्पीशी है जो कि आपकी फुमडीज को खाती हैं, जो कि फ्लोटिंग ग्रासेस होती है, और ये आपके इस एरिया में पाई जाती हैं, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। तो आपको बताना था कौन सा स्पीशी है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आप पे दो स्टेटमेंट दे दिए जाएगा किसी स्पीशीज के बारे में। ऑलराइट, चल, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने इमेजेस ही डाल दी ताकि आपको एकदम दिमाग में कैप्चर हो जाए किस जानवर की मैंने बात की थी। पहला तो ये देखो, ये है हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अगेन जो हिमालयन रीजन है आपके, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल वगैरह वाला एरिया हो गया, इस रीजन में आपका पाया जाता है। ओके, इससे ज़्यादा याद करने की और कुछ ज़रूरत नहीं कि ये क्या खाता है क्या नहीं करता, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, ये नेपाल, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है अपना। राइट, ठीक है, तो कई बार अब देखो होता क्या ना, कुछ स्पीशीज विद टाइम कई बार क्या होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, बट उनका अच्छा कंजर्वेशन किया गया तो वो एंडेंजर्ड में पहुंच गई, फिर और अच्छा किया गया तो वो वल्नरेबल में पहुंच सकती हैं। वो कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, और ईयर ऑन ईयर कई बार चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो आप अब मुझसे ये मत पूछना, मैंने जो अभी प्रेजेंट का डेटा उस हिसाब से आपको बताया है कि कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कौन से एंडेंजर्ड हैं। मे भी ये हो सकता है कि एक कोई एंडेंजर्ड हो जाए क्रिटिकली की जगह। ठीक है, उसने उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बट आपको ब्रॉड आइडिया हो जाना चाहिए। ये पहला है आपका हिमालयन ब्राउन बियर। दूसरा है आपका ये मालाबार सिवेट। ये देखो, ये अभी न्यूज़ में चल रहा था। ठीक है, बहुत ही रेयर मैमल है, और ये आपका इंडिया का एंडेमिक है, इंडिया में ही केवल पाया जाता है, और केरला में वेस्टर्न घाट्स के एरिया में ये पाया जाता है जनरली। ठीक है, फिर ये देखो घड़ियाल, ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, ये अपने गंगा रिवर और इसमें चंबल वगैरह रीजन में पाया जाता है। क्लियर, चंबल में ज़्यादा है, वहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी बनी हुई है। देख रहे हो, इनके जो मुंह होते हैं बहुत पतले से होते हैं, ये ऐसे। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। आपका इंडियन वल्चर, ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। राइट, ये देखो, ये है पिग्मी, पिग्मी हॉग। राइट, ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, और ये ग्रासलैंड हैबिटेट का क्या स्टेटस है वो उसको बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये। ठीक है, क्योंकि जो पिग्मी हॉग होते हैं ये ग्रासलैंड्स में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, अगर ये कम हो रहे हैं मतलब ग्रासलैंड्स कम हो रही हैं, और ग्रासलैंड्स कम होने लगे तो जो जानवर हैं जो ग्रासलैंड पे जीवित रहते हैं, जैसे राइनोसोरस, स्वॉम्प डियर, अलग अलग पक्षियां जो ग्रासलैंड पे डिपेंड करती हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी ग्रासलैंड वाले एरिया में पाई जाती है। तो अगर ये खत्म हो रहे हैं तो मतलब ये ग्रासलैंड भी खत्म हो रही है, और अल्टीमेटली दीज स्पीशीज विल बी थ्रेटेंड। समझ रहे हो? तो ये चीज, ये कई बार इंडिकेटर स्पीशीज का काम कर देते हैं।
इंडिकेटर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका प्रेजेंस दिखा रहा है कि यस दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज गुड, और अगर वो वहाँ से कम होने लगे मतलब वो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका पिग्मी हॉग है। ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, असम वाले रीजन में ये पिग्मी हॉग आपके पाए जाते हैं। क्लियर? फिर ये है आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान की स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और ये आपका वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान और ड्राई रीजन में। डेजर्ट नेशनल पार्क है एक, डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ भी ये पाई जाती है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो डेजर्ट नेशनल पार्क पे क्वेश्चन भी आ गया था। समझ रहे हो? तो ये चीज़ों को ऐसे रिलेट करते हुए चलना है। क्लियर? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, कश्मीरी स्टैग है ऐसे, हंगल जिसको बोलते हैं, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। राइट? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हंगल, आई थिंक उसको मैंने एंडेंजर्ड में ऐड कर रखा है। ये इस टाइप का, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। राइट? ये आपका फ्लाइंग स्क्विरल, ये देखो फ्लाइंग स्क्विरल, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, और नामदफा नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे। ठीक है? ये देखो कश्मीरी स्टैग बोला जाता है इसको। रॉयल स्टैग याद है? रॉयल स्टैग सबको पता ही होगा, तो उसमें भी ये हिरण ही बना रहता है। ठीक? तो ये आपका कश्मीर, चंबा वैली, हिमाचल, यहाँ पे ही पाया जाता है, और ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। क्लियर? तो ये कुछ स्पीशीज है जो आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ, ये देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स का भी मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें कुछ आपको जो ध्यान रखना है, ये देखो पिंक हेडेड डक, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब ये बता रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती थी। हिमालयन क्वेल, ये हिमाचल साइड पाई जाती थी, तो ये सब अब धीरे धीरे खत्म हो रही। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मैंने बताया था, ये देख रहे हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, केवल 250 बची हैं पूरे दुनिया भर में। जितनी भी वल्चर्स हैं अपनी, सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ रही हैं। बंगाल फ्लोरिकन, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में, तो ये कुछ कुछ आपको याद रखना है। बंगाल फ्लोरिकन, वाइट बिल्ड हेरॉन, जर्डॉन्स कर्सर, इनका लोकेशन भी याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देख रहे हो तमिलनाडु साइड, आंध्रा साइड मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे। ठीक है? तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान रखिए, खासकर इनको 1 2 3 4, और एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वल्चर्स का नहीं भी याद है तो आप कोई इशू नहीं, इतना तो ज़रूर याद कर लें। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, टाइगर। ठीक है? यूपीएससी में 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये शामिल है। ठीक है? अगेन यूपीएससी 2018 में एक और क्वेश्चन था, आई थिंक या 17 में ही था, या 18 किसी एक ईयर में एक और था, कि इनको मेजर करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन मेजर करने के लिए एक ऐप आती है एम स्ट्राइप्स। तो एम स्ट्राइप्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो टाइगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था उस टाइम। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको टाइगर कहाँ कहाँ मिलता है। तो आपका जो सेंट्रल इंडिया खासकर वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में आपका आ, पाखुई, पाखुई बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है आपका कर्नाटका में। ठीक है? कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा है टाइगर की पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश इज़ द टाइगर स्टेट। ऑलराइट, फिर आपकी कर्नाटका में टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है? तो चलो देखते हैं और कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ये देखो, ये पहला जो बंदर जो है दिख रहा है आपको, एप पे है, इसको बोलते हैं लायन टेल्ड मैकैक। राइट? देख लो लायन जैसे इसके बाल ऐसे निकले हुए हैं, लायन के भी ऐसे ही निकले रहते हैं।
तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। ठीक, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। वेस्टर्न घाट्स याद रखना, लायन टेल में का मतलब वेस्टर्न घाट्स। ओके, फिर आपका आता है स्वamp डियर। ये देखो, मणिपुर, लोकटक लेक, और ये फ्लोटिंग ग्रासेस को खाते हैं। ठीक है, संगाई डियर। फिर ये देखो डॉल्फिन हमारी, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये एंडेंजर्ड स्पीशी है। क्लाउडेड लेपर्ड, ये है क्लाउडेड लेपर्ड, राइट। ये आप इसमें, ये नागालैंड वगैरह का आई थिंक ये वो है स्टेट एनिमल, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लियर। फिर और भी आते हैं, जैसे वाइल्ड एस मैंने बताया था, वाइल्ड एस तो एक लिस्ट है, वो आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका नीलगिरी तहार। ठीक है, नीलगिरी तहार ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। यहाँ पे मैंने फोटो नहीं मेंशन की है आई थिंक। टाइगर और एलिफेंट तो आपको पता है। नीलगिरी तहार के बारे में आप ध्यान रख लें। नीलगिरी तहार ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल तमिलनाडु, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड स्पीशी है, तमिलनाडु में पाई जाती है। क्लियर, ये सारी चीजें। फिर अपने एंडेंजर्ड में कुछ आते हैं, टाइगर। टाइगर कहाँ मिलता है इंडिया में? अगर मैं बताऊं टाइगर कहाँ मिलता है, आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जनरली यहाँ पे पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये मेजॉरिटी है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, ये आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका मेंशन। यूपीएससी 2017 और 18 में इस पर क्वेश्चन था। यूपीएससी 2020 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एशियन एलिफेंट। ये एशियन एलिफेंट, पहली चीज ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, राइट। और ये आपके कर्नाटका, केरला, असम, इस रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आपको इनको बेसिक आइडिया होना चाहिए कहाँ पे इनकी पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक स्पीशी होती है रेड पांडा। ठीक है, तो रेड पांडा वो वाला पांडे का रेड वर्जन नहीं है जो हम लोग टीवी पे देखते हैं। ये बेसिकली गिलहरी टाइप की होती है, और ये आपकी सिक्किम, असम और अरुणाचल में मिलती है। ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशी होती है, याद रखिएगा, रेड पांडा। ये ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं, बहुत सारे जानवर है, बट हमको सबको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना है बस जो करंट अफेयर्स में आते हैं और जो मेजर मेजर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बेसिकली उस टाइप के जानवरों। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब बात करते हैं ये कुछ एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, कि क्या क्या हुआ है इस बीच। सबसे पहले पिछले एक साल का करंट अफेयर्स मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड चीजें आपकी अक्सर एग्जाम में आती हैं। एक दो क्वेश्चन तो आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो इनके ऊपर, बल्कि ज्यादा, दो से ज्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चीता रिलोकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर को बोल दिया है कि आप अफ्रीकन चीता नमीबिया से इंडिया में सूटेबल हैबिटेट में, कुछ सूटेबल लोकेशन में आप लाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2010 में एक पैनल बैठी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बैठाया था, जिसमें बोला गया था कि आपको कोई ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जा सके। तो उस पैनल ने 2-3 लोकेशन के नाम लिए थे, मैं चाहता हूँ आप उनको नोट डाउन करते रहें। अच्छा देखो, यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखो, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था वो शंकर आईएएस, मैं उसी से खुद भी तैयारी किया था। अगर आपको उससे करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको मिल रहे हैं। अब देखो, नोट्स में कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ें मेंशन नहीं होती, क्योंकि वो मैं वीडियोज़ में करवा चुका रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एनवायरनमेंट में खासकर आप, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े कम रहते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते रहें।
ठीक है, जैसे एक करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें, राइट। तो आपके लिए भी आसान रहेगा, और आपको फिर जो होता है ना कि कुछ सर मिस हो गया नहीं हुआ है, वो आपका कभी मिस नहीं होगा, वैल्यू एडिशन ही होगा आपका। ठीक, तो साथ ही साथ आप कुछ कुछ चीज़ें हैं वो नोट डाउन ज़रूर करते रहें, क्योंकि बिकॉज एनवायरनमेंट मोस्टली आपका फैक्चुअल है। क्लियर। तो देखो, चीता रिलोकेशन के लिए इन्होंने पैनल ने 3 जगहों के नाम रिकमेंड किए थे। पहला था आपका पूनो पालपुर। पूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक मध्य प्रदेश में है। दूसरी की थी वेलादवार, वेलावदार नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। और तीसरा आपका था ताल चपेर, राजस्थान, राइट। और जो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया था वो किया था नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, नौरा देही। तो इसको ये 4-5 जो लोकेशन है आपको याद रखना है किस स्टेट में है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकेंडली, जो चीता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशी है। की स्टोन मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसका एनवायरनमेंट पे बहुत ही हाई इम्पैक्ट है रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन। की स्टोन स्पीशी मतलब इसकी पॉपुलेशन में भी 5 हो सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट। और ये कहाँ की कीस्टोन स्पीशी है? ये है ड्राई फॉरेस्ट रीजन। ड्राई फॉरेस्ट रीजन, सवाना टाइप ग्रासलैंड एरिया में चीता पाए जाते हैं। और इसी वजह से ये जो सारे लोकेशन हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में 2-3 चीज़ें और ध्यान रख लो कि जो चीता हैं बेसिकली 2 टाइप के आते हैं, एक है अफ्रीकन चीता और एक है एशियन। तो जो एशियन चीता है इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं पाया जाता है। ऑलराइट, और जो एशियन चीता होते हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है IUCN कैटेगरी में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो अफ्रीकन चीता है ये आपके वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और ये अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं। एशियन चीता आपके कुछ अब ईरान में पाए जाते हैं, इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट। तो आपको टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें पहले तो ध्यान रखनी है। पहली चीज़, इसका IUCN कैटेगरी, IUCN में ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। ऑलराइट, सेकेंडली, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसका मेंशन है, शेड्यूल 1 में। और यही क्वेश्चन आया था UPSC 2017 में। ठीक है, अब ये एस्टिमेट कैसे किया गया था, तो पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश में है 526, और ओवरऑल इंडिया में 2006 में ये 1411 थे, बट कंजर्वेशन किया गया, और अब आप देख पा रहे हो 2967 टाइगर्स, 2967 टाइगर 2018 में इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा 526 मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में 524 हैं, फिर उत्तराखंड में 442। अगर स्टेट वाइज में अगर बात करूं तो MP, कर्नाटका एंड उत्तराखंड आपको याद होना चाहिए। क्लियर, सीक्वेंस कभी भी पूछ सकता है। अब देखो, ये तो हो गया एस्टिमेट। अब ये एस्टिमेट कैसे किया गया? ऑब्वियसली कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी टाइगर्स को नापने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपका यूज़ किया गया था, पहली है M स्ट्राइप्स। ठीक है, M स्ट्राइप्स टेक्निक, ये ऐप है बेसिकली, इससे टाइगर को मेजर किया गया, इनके नंबर्स को, मॉनिटरिंग सिस्टम है ये एक, राइट। और UPSC 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, M स्ट्राइप्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़, किससे रिलेटेड। दूसरा इसमें एक है CATRAT, कैटरैट, कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी टूल, ये भी टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए किससे मेजर किया गया था, IUCN स्टेटस इसका क्या है। जो भी जानवर है उनका IUCN स्टेटस आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, और इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, अब ये तो हो गई कुछ बातें। अब देखो, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कंजर्वेशन हो रहा है। तो इंटरनेशनल जाने से पहले मैं नेशनल लेवल की बात कर लेता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको अगले पार्ट में भी, जो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2 है, वो पूरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर है, तो उसमें हम पूरी नेशनल पार्क्स वगैरह की बात करेंगे और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो सब।
तो नेशनल लेवल पे देखो, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, 1973 में, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बनी थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है और यही सारी चीज़ें मेजर करती है। प्रोजेक्ट टाइगर का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह एनटीसीए ही करती है, ठीक। तो नेशनल लेवल का ये हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो आपको एक याद रखना है, ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल टाइगर फोरम ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल, ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम पहला। दूसरा एक इनिशिएटिव है T-X2। ये WWF का इनिशिएटिव है। इसका एम क्या है, टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करना, ठीक है। और ये इसी के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, CATS टेक्निक, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये बेसिकली T-X2 का ही पार्ट है और टाइगर्स के मैनेजमेंट के लिए कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो CATS डिसाइड करती है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है टाइगर्स रिलेटेड, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये देख रहे हो, ऑलिव रिडली टर्टल्स ये होते हैं, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मरीन टर्टल्स हैं, याद रखना, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मरीन टर्टल्स हैं। और इंडिया में इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो ये गहिर माता बीच है ना, ये एक मरीन सेंचुरी है, गहिर माता मरीन सेंचुरी, ये उड़ीसा के कोस्ट पे है, उड़ीसा के कोस्ट पे पाई जाती हैं गहिर माता बीच, एक रॉबर्ट्स आइलैंड और तीसरा आपका ऋषिकुल्या कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप से आके मास बहुत बड़े लेवल पे ये इकट्ठे हो जाते हैं और इसी इनके प्रोसेस को बोलते हैं अरीबाडा। अरीबाडा ये क्या होता है, अरीबाडा ये होता है मास नेस्टिंग, मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल, अरीबाडा, ARRIBADA। इस टाइप से इकट्ठा हो जाएंगे और अपने अंडे वगैरह देते हैं और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइम यहाँ पे फिशिंग वगैरह बैन कर दी जाती है, क्योंकि पूरा कोस्ट ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं लगभग, ठीक है। और इनका IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस है इनका वल्नरेबल। तो अगेन जो मैंने आपको बोला, किसी भी स्पीशी का IUCN स्टेटस, उसकी लोकेशन, ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया। स्नो लेपर्ड के बारे में आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं घोस्ट ऑफ द माउंटेन। घोस्ट ऑफ द माउंटेन क्यों बोला जाता है, पहली चीज़ तो एक बहुत ही रेयर है, ये दिखते ही नहीं है, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स महीनों महीनों सालों सालों पहाड़ों पे जाके ये बस जाते हैं, तब जाके इनको एक आध फोटो इनकी मिलती है, बहुत ही रेयर स्पीशी है, ऑलराइट। और ये इंडिया में हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालयन स्टेट्स में आपको ये पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। और इनके प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा प्रोग्राम है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, GSLEP। इनकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी और जिसमें स्नो लेपर्ड असेसमेंट करने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इनका IUCN स्टेटस, पहले ये एंडेंजर्ड हुआ करती थी बट अब अच्छा कंजर्वेशन हुआ तो अब ये वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच गई, ठीक है, थोड़ा लेवल नीचे हो गया अब, ओके। अब इसको कंजर्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है, सिक्योर हिमालयास। सिक्योर हिमालय एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत हिमालयन रीजन की पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, अच्छे से उनको तैयार करना है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्नो लेपर्ड, जो कि हिमालयन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी फंडिंग की जा रही है ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्लस UNDP, ये मिल के इसको फंड कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी हमारी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, सबको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आपसे अगले सेशन में मैं मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।